क्या बोलते हैं एलोपैथी में ट्यूब्स को जो घाव भरने वाली है, एंटीसेप्टिक, जो भी एंटीसेप्टिक होती है ना, तो वो ट्यूब जो लगाते हैं उससे, उस ट्यूब से 10 गुना ज्यादा हीलिंग होती है शहद से। कई बार कीड़े पड़ जाते हैं घाव में ना, तो क्या करें, कहीं पर भी कीड़े पड़ जाएं तो थोड़ी देर उसमें आड़ू के पत्तों को, रस को निचोड़ के छोड़ देना चाहिए, कीड़े तुरंत मर जाते हैं, तुरंत। ये तो इंस्टेंट वाला आड़ू के पत्तों का रस, बहुत जबरदस्त। ऐसे भी आड़ू के पत्तों को रस पिला दें तो पेट के कीड़े मर जाते हैं। पशुओं के घाव हो जाते हैं ना, उसमें बहुत जबरदस्त लाभ करता है। पशुओं के घाव हो जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, गाय भैंस, इनको बहुत होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स। और घाव को भरने के लिए सबसे अच्छी होती है ऐसे राख भी बहुत अच्छी होती है। जैसे खास करके गाय भैंसों के, गायों के, बैलों के ये कंधे आदि पक जाते, खास करके जो बैल और झोटा भैंसा जो जुताई करते हैं ना किसानों के लिए, तो राख, गैरू, गैरिक चूर्ण होता है ना, गैरू, गैरू बोलते हैं ना, लाल रंग का जिससे कपड़े रंगते हैं साधु संत, गैरिक चूर्ण। तो जैसे 100 ग्राम राख है तो उसमें 20 ग्राम गैरू और 1-2 ग्राम तुत्थ भस्म, ये नीला थोथा, ये बड़ा जबरदस्त होता है, कीटाणु नाशक है बहुत ज्यादा। तो इसमें राख, गैरू और तुत्थ, ये हमारे गुरुजी दिया करते थे। गांव के लोग गुरुकुल में आग ले जाया करते थे। हम वहां क्या, गुरुकुल में जो भी भोजन पकता था उसकी राख छान करके, गैरू मिला करके और ये तुत्थ मिला करके रखा करते थे, पुड़िया में बांध करके दे दिया करते थे। सरसों के तेल, बड़ कड़वा तेल में मिला करके लगा लेना, तो सरसों के तेल में मिला करके जुआ डालने से ना बहुत पक जाता है, वहां एकदम से ठीक हो जाता है। कैसे भी घाव के लिए भी है। खैर, गैंग्रीन क्योंकि बड़ी समस्या डायबिटीज वालों के लिए, उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि उसमें भी कोई भी घाव हो तो उसमें ये जो प्रयोग बताया अभी आपको, ये अलग अलग तरह से जिसको जो अनुकूलता पड़े वो प्रयोग कर सकते हैं। और डायबिटीज के लिए, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने के लिए फिर प्राणायाम आदि तो जरूरी रहेगा ही उसके लिए। अब किसी किसी को गिलोय का रस पीने से डायबिटीज ठीक हो जाती है एकदम, ये आप अद्भुत देखा है मैंने। किसी को गिलोय का रस पीने से, किसी को जामुन का इस्तेमाल करने से, किसी को चिरायता का इस्तेमाल करने से, चिरायता का पानी, जैसे उसकी डंडी रात को भिगो देते, चिरायता या कालमेघ। अब पानी पानी पी लिया रात को, उसका डंठल या थोड़ा कूट करके ना 1 चम्मच भिगो दिया, सुबह छान के पी लिया। सबके शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, इसलिए कभी कभी एक जैसी औषधि से सबको लाभ ना हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, चेंज कर दो थोड़ा। अब किसी की डायबिटीज तो खाली मेथी खाने से ठीक हो जाती है, किसी की डायबिटीज खाली कपालभाति करने से अच्छी हो जाती है, किसी का खीरा खीरा टमाटर का जूस पी लेते उसी से अच्छी हो जाती है, कुछ लोग खाली करेला ही खा लेते हैं, करेले का पाउडर ही खा लेते हैं। तो हर व्यक्ति के ऊपर अलग अलग तरह से डिपेंड करेगा कि किसको क्या अधिक लाभ कर रहा है। तो किसी को करेला का जूस, किसी को करेले का पाउडर, करेले को सुखा लिया छाया में, करेला ले आए उसको काटा, सुखा लिया छाया में और बाद में मिक्सी से पाउडर करके रख लिया थोड़ा थोड़ा। आज तो करेला की कैप्सूल आदि बहुत कुछ मिलता है। किसी को करेला से, किसी को जामुन से, किसी को गिलोय से, किसी को चिरायता से, किसी को कालमेघ से, इससे डायबिटीज एकदम कंट्रोल आती है। ये मैंने अलग अलग रोगियों पर प्रयोग किए, उसके बाद कह रहा हूं आपसे। रात को भिगो दिया और सुबह पी लिया, बस पानी ऐसे मसल करके ही, उबालने की जरूरत नहीं, खाली जो है पानी में भिगोया रात को और सुबह पी लिया। जामुन तो ऐसे गुठली का पाउडर करके खा लिया, इतना अद्भुत लाभ होता है।
अब कुछ छोटी छोटी और बातें बताते हैं। अनिद्रा में एक तो योग निद्रा और एक जटामासी का प्रयोग सबसे अच्छा होता है। अब जटामासी में रोगी की आवश्यकता के अनुसार किसी को बीपी है तो उसको सर्पगंधा भी दे दिया, किसी को बीपी नहीं है तो खाली जटामासी में थोड़ा सा ब्राह्मी, शंख पुष्पी और ये ज्योतिषमती ये दे दिया। थोड़ा जैसे 100 ग्राम जटामासी तो उसके अंदर 20-20 ग्राम ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वच इनको दे देते हैं। 10 ग्राम इसके अंदर ज्योतिषमती मिला सकते हैं, मालकांगनी गर्म होती है थोड़ी मालकांगनी, लेकिन मालकांगनी दिमाग के लिए बहुत अच्छी होती है, मस्तिष्क रोगों के लिए, मेमोरी लॉस है जिनको, तो कोई तो 4-5 बीज ऐसे ही चबा के खा लेते हैं, कोई पाउडर करके खा लेते हैं। मालकांगनी का तेल भी आता है, मैं सोच रहा हूँ लोगों को हम भी उपलब्ध करवा दें, अभी उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं हम लोग, लेकिन मालकांगनी का तेल बहुत अच्छा होता है। हमारे गुरुजी तो 5-7 बूंद रोज दूध में डाल के पीते हैं, और उनको तो हजारों सूत्र मंत्र शास्त्र स्मरण है ना उनको, तो दिमाग को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो भूल जाएंगे, तो सब करी कराई मेहनत बेकार हो जाएगी। वैद्य का भी दिमाग बहुत तेज रहना चाहिए, तो आप लोग भी खा लिया करो मालकांगनी। मालकांगनी के 2-3 माने उसको ग्राम के हिसाब से बोले तो आधा ग्राम बहुत है, आधा से 1 ग्राम मैक्सिमम, आधा से 1 ग्राम पाउडर अथवा 5-7 बूंद। जिनको जो पित्त प्रकृति वाले हैं वो 1 बूंद ले लें। मात्रा का तो मात्रा अपनी प्रकृति के अनुसार ले लें। अब जिनको जोड़ों में दर्द हो उनको भी मालकांगनी से कई बार बहुत फायदा हो जाता है, दिमाग भी ठीक और जोड़ों का दर्द भी ठीक। हाँ? इसकी जो है किसी किसी को मालिश भी बहुत अच्छी लाभ करती है वात रोगों में, और इसको खाना भी, दोनों ही लाभप्रद होते हैं। अब मैं अन्य रोगों के बारे में जो औषधि लिखी उसके अलावा जो प्रयोग हैं वो साथ में, औषधि तो लिखी हुई है, औषध दर्शन से औषधि तो सबको बोध हो ही जाता है पढ़ने से, इसके अतिरिक्त जो चीजें हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा संकेत करता हूं। जैसे कान के रोगों में चंद्रप्रभावटी, शिलाजित, रसायन सारी वाद्यवटी जो है वो लाभ करती। अब इसमें कान के लिए ये पॉइंट दबाते हैं, फिर ये प्राणायाम 3 से 5 बार करा देते। कान बहते हो तो नहीं करना, कान बहते हो तो फिर तो कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा कराते हैं, और ये सारी वाद्यवटी, चंद्रप्रभावटी, शिलाजित, रसायन देते हैं। और अपना जो कायाकल्प तेल है ना उसकी 1-2 बूंद डाल देते हैं, उससे खुजली भी बंद हो जाती है, बहना भी बंद हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। जो पीप बहता रहता है ना बहुत दुर्गंध आती है। कान के पर्दे का छेद ऑटोमेटिकली भर जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। बाकी कम सुनाई देना और कानों में घू घू की कर्णनाद किया, ये सब समस्या रहती है उनके लिए। फिर अब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो उसके लिए तो वही एलोवेरा का जूस तो बहुत ज़बरदस्त है, और उसमें निर्गुंडी और पारिजात मिला लें तो और लाभ होगा। हड्डियां कमज़ोर होने पर कैल्शियम वाली चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। कम खट्टा दही, मतलब खट्टा नहीं होना चाहिए दही, दही नुकसान नहीं करे, खट्टा दही नुकसान करेगा। किसी को दूध डाइजेस्ट नहीं होता तो दही ले लें, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए, बस एक ही बात। और आहार में उनको ऐसे तो अपना नवरत्न जो आटा है जिसमें गेहूं है, फिर जो है चना है, सोयाबीन है, जवार, बाजरा, मकई, चौलाई, सिंघाड़ा, ये बड़ा लाभप्रद है आटा, नो अनाज वाला। जिनकी हड्डियां कमजोर हैं उनको आटे में थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिंघाड़ा और चौलाई, थोड़ी मात्रा,
जैसे वो जो भी जहां जिस आटे का खाने का रिवाज है उसी आटे में चौलाई थोड़ा सा मिला लें तो दवाई का काम करेगी। चौलाई दवाई का काम करती है। और एलोवेरा जो है ये नेचुरल वे में हड्डियों को मजबूत करता है और कैल्शियम जो है बॉडी में जिनका डाइजेस्ट नहीं होता उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। दोनों खुद भी उसमें खुद में भी कैल्शियम, ऐसे तो जो भी दाल रोटी सब्जी आदि अलग अलग चीजें हम दूध दही आदि लेते हैं सब में जब प्रोटीन होता है और कैल्शियम होता है। प्रोटीन और कैल्शियम दोनों की जरूरत होती है जो है हमारी हड्डी और मांसपेशियां जब तक मजबूत नहीं होंगी तब तक ये। तो बाकी ये योगराज गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी, शिलाजीत रसायन ये सब हड्डियों को मजबूत करते हैं। प्रबाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति, मोती पिष्टी, शंख भस्म, इन सबसे हड्डियां मजबूत होती हैं। तो ये हम अपनी औषधियों के अंदर उनको दे सकते हैं। फिर जिनको कंपवात है उनके लिए ये जो एकांगवीर रसर, स्वर्ण माक्षित भस्म, फिर रसराज, अमृता, मकरध्वज, त्रिदशांग, चंद्र प्रभादी, मेधावटी, ये कंपवात में लाभ करते हैं। मेधावटी अश्वगंधा तो हम सभी को दे देते हैं। मेधावटी अश्वगंधा कैप्सूल या अश्वशिला कैप्सूल। और कंपवात वालों को कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये जो 8 प्राणायाम है इनमें 2 तो मुख्य रहते हैं। इसमें उज्जाई भी बहुत लाभ करता है जो ब्रेन और पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो उज्जाई प्राणायाम, कईयों ने तो मेरे को बताया बाबा जी हमने तो 7 दिन ही उज्जाई प्राणायाम किया कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ तो हमारा पार्किंसन ठीक हो गया। ये खास करके गले की और हाथ की जो नसें हैं ना उनके साथ इसका गहरा संबंध। मैं महाराष्ट्र में गया था, बोले बाबा जी ये तो चमत्कार हो गया। मेरा तो एक तो एक ने तो मेरे को बोला बाबा जी मेरे तो 2-3 दिन ही किया, मेरा तो कंपन सब ठीक हो गया। इतना जबरदस्त लाभ करता कंपवात। और क्योंकि ये ब्रेन और बॉडी का नर्वस सिस्टम, नाड़ी तंत्र उससे संबंधित जो है औषधि। पैरालाइसिस के रोगी आधा घंटा उनको अनुलोम विलोम कराइए। नया पैरालाइसिस है तो 5-7 दिन में ठीक हो जाता है। थोड़ा 10-15 दिन का है तो आपको 15 दिन 1 महीना लग सकता है। और पुराना है तो थोड़ा समय लग सकता है। जो लोग 20 साल से नहीं बोल पा रहे थे, 10 साल हो गए थे, 20 साल हो गए थे पैरालिसिस हुए, बोल नहीं पा रहे, और कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा करके वो 20 साल पुराना रोगी बोल पड़ा। यहां आपने देखा होगा मेरे शिविरों में एक तो हरियाणा से एक आदमी को लेकर के आए 10-10 साल से, जिनको 20-20 साल से चारपाई पर पड़े हुए, आवाज भी नहीं निकलती, और प्राणायाम किया तो चलने फिरने भी लग गए और बोलने भी लग गए। इतना जबरदस्त लाभ होता है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। जैसे किसी को तुरंत पैरालिसिस हो गया, तुरंत हार्ट अटैक हो गया तो क्या करे, अनुलोम विलोम ही कर ले। फिर जाना पड़े तो हॉस्पिटल भी ले जाओ, लेकिन अनुलोम विलोम करते करते ले जाओ तो हॉस्पिटल में जाते जाते नॉर्मल हो जाता है। नहीं तो क्या होता है भाई, अब पहाड़ में हार्ट अटैक हो गया, उसको दिल्ली लेके जाना है तो भाई 7 घंटे में तो मर ही लेगा फिर बेचारा। तो अनुलोम विलोम कराओ उसको, एकदम से हार्ट की वर्किंग शुरू हो जाती है, ये है खास बात। और क्लोट निकलने लगता है, क्लोट निकलता है। बाकी जो हम औषधियां करनी पड़ती है वो तो अलग प्रश्न है। और पैरालिसिस के लिए भी वही औषधियां हैं, जिससे कि मस्तिष्क को ताकत मिले तो मेधावटी, नर्वस सिस्टम को ताकत मिले तो शिलाजीत, अश्वगंधा, त्रयोदशांग गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी। क्योंकि चंद्र प्रभावटी में जो है जितने भी पोषक तत्व हैं वो भी सारे के सारे हैं। उसमें आयरन भी पूरी मात्रा में है, उसमें गुग्गल भी पूरी मात्रा में, उसमें शिलाजीत भी पूरी मात्रा में है, वंशलोचन भी है उसमें। तो ये सारी चीजें आपको इसे बोध होना चाहिए कि इस औषधि में कौन से घटक द्रव्य है, तो उससे क्या क्या इफेक्ट आएगा बॉडी पर, इसको आप जो है अनुभव कर सकते हो, इसका इमेजिनेशन कर सकते हो। खैर